नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जादूगर पार्ट 7। 31 दिसंबर रात 9 बजे देवराज चौहान रॉयल कैसीनो पहुंचा। आज नई साल की शाम के साथ साथ डकैती की भी शाम थी। करोड़ों की डकैती होनी थी आज। देवराज चौहान शांत था, गंभीर था। वह डकैती करने जा रहा था और जिस अंदाज से वह डकैती करने जा रहा था, वह अंदाज सरासर खतरे से भरा था। लेकिन देवराज चौहान कर रहा था। करोड़ों की खातिर वह खतरा उठा रहा था। डकैती में वह सफल हो भी सकता था और नहीं भी। कैसीनो में आज इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी और ना ही भीतर कड़कती सर्दी का एहसास हो रहा था, जिसका एहसास बाहर हो रहा था। इधर उधर नजरें घुमाते हुए देवराज चौहान बार पर पहुंचा। काउंटर के पीछे जोगिंद्र खंडूरी के साथ एक और बारमैन मौजूद था। बार पर भीड़ थी। कुछ लोग तो बार काउंटर के पास ही स्टूलों पर बैठे विस्की से पेट भरे जा रहे थे। बार काउंटर पर पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका, सिगरेट सुलगाई, कश लिया। जोगिंद्र खंडूरी से उसकी निगाहें मिली। खंडूरी ने तगड़ा पैक देवराज चौहान के हवाले करने के साथ साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी पैक के साथ उसके हवाले कर दिया। वह कैसीनो में प्रवेश करने के लिए पास था। देवराज चौहान ने पास जेब के हवाले किया और पैक से धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट भरने लगा। इसके साथ साथ उसकी निगाह भी हर तरफ घूमती जा रही थी। पैक समाप्त करके देवराज चौहान वहां से हट गया। बार काउंटर पर आने का मतलब खंडूरी से पास हासिल करना ही था। कैसीनो में जाने की अपेक्षा देवराज चौहान रिसेप्शन वाले हॉल में पहुंचा। वहां भवन सिंह नजर आया। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान एक तरफ मौजूद रिसेप्शन के खाली सोफे की तरफ बढ़ गया। भवन सिंह भी लापरवाही से उसके बगल में आ बैठा। मैनेजर नरेंद्र गुरंग को देखो, वह किन कपड़ों में है, मैं यहीं बैठा हूँ, देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। भवन सिंह उठकर लापरवाही से एक तरफ बढ़ गया। 20 मिनट बाद भवन सिंह लौटा और देवराज चौहान के बगल में आ बैठा। ओवरकोट और फेल्ट कैप उसने डाल रखी है। भवन सिंह धीरे से बड़बड़ाया, गुरंग पर हर पर नजर रखो, समझे? तुम ना कहते तो तब भी मैंने यही काम करना था। खंडूरी से कैसीनो में जाने का पास ले लिया। हाँ, यह मत भूलना, अनीता गोयल से तुमने मिलना है। बाहर गेट पर वह खड़ी होगी। अभी उसके मिलने में वक्त है। उसे 11 बजे आने को कहा था। जगमोहन कहाँ है? तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। वह कार तो वहीं खड़ी होगी जहां अब खड़ी है, आगे पीछे तो नहीं होगी। भवन सिंह धीमे स्वर में बोला, जिसमें नोटों को डालना है। जहां अब खड़ी है वहीं खड़ी होगी। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, बेकार की बात करके समय नष्ट मत करो। गुरंग पर निगाह रखो। इस डकैती में वह मेरा सबसे कीमती मोहरा है। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा और बार के हिस्से की तरफ बढ़ गया। कैसीनो में जाने वाले रास्ते पर जो दरवाजा था, वहां पास चेक करने के लिए कैसीनो के 4 गनमैन और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पास चेक करवाकर देवराज चौहान कैसीनो में प्रवेश कर गया। बुरा हाल था कैसीनो का। भीड़ इतनी कि दम घुट रहा था, सांस नहीं ली जा रही थी। सिगरेट के धुएं से पूरा हॉल भरा हुआ था। टेबलों पर टोकनों का ढेर लगा पड़ा था। किसी टेबल पर 4 खिलाड़ी थे तो किसी टेबल पर 6 या 8। छोटी गेम तो कहीं भी नहीं हो रही थी। मोटे मोटे बड़े दांव लग रहे थे। करीब 1 घंटा कैसीनो में घूमने के पश्चात देवराज चौहान बाहर आया। तब 10:30 बज रहे थे। बार से एक पैग हासिल किया और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। डकैती 2 बजे होनी थी। अभी कम से कम 3.5 घंटे बाकी थे और इन 3.5 घंटों के दौरान कई खास काम अभी होने बाकी थे। 15 मिनट लगाकर देवराज चौहान ने पैग खाली किया, फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पार करके बाहर निकला और बाहरी मेन गेट की तरफ बढ़ गया। कड़कती सर्दी ने अपना वार किया। कैसीनो के गेट के करीब ठिठक कर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेता हुआ बाहर फुटपाथ पर आ गया। उसकी पैनी निगाहें हर तरफ घूम रही थी। तभी अंधेरे से भरे एक हिस्से से निकलकर अनीता गोयल उसके पास पहुंची। उसने जीन की पैंट, बंद गले का स्वेटर और ऊपर लेदर की गर्म जैकेट पहन रखी थी, जिसकी जिप को उसने गले तक बंद कर रखा था। इस अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती दब नहीं पाई थी।
ओस इस तेजी से पड़ रही थी कि लगता था जैसे बरसात हो रही हो। सड़कें गीली होकर चमक रही थी। कैसीनो के अहाते में और जगह न होने पर बाहर फुटपाथ के किनारे सड़क पर भी कारों की लाइन लगी हुई थी। बहुत अच्छा और अजीब सा नज़ारा लग रहा था। हेलो, अनीता गोयल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा। कब पहुंची? देवराज चौहान ठिठका। 10:30 बजे। आओ। देवराज चौहान अनीता गोयल को लिए एक तरफ बढ़ गया। आज सर्दी बहुत है, अनीता गोयल दोनों छाती पर हाथ बांधते हुए बोली। हर न्यू ईयर को काठमांडू में सर्दी का यही हाल होता है। गनीमत समझो कि अभी बर्फ नहीं गिरी, वरना और भी बुरा हाल हो जाता। मौसम की सीलन से बुझ चुकी सिगरेट को देवराज चौहान ने फेंक दिया। अनीता गोयल ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। एक बात तो बता दो, क्या यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वह बोली। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, देवराज चौहान ने खुश्क स्वर में कहा। वह तो ठीक है, लेकिन खामोश रहो, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। अनीता गोयल ने फिर कुछ नहीं पूछा। रॉयल कैसीनो के गेट से 50 गज आगे कारों की कतार में खड़ी एक लाल मारुति के समीप जाकर वह दोनों ठिठके। मारुति ओस से भीगी पड़ी थी। यह कार है, देवराज चौहान ने लाल मारुति के अगले हिस्से पर उंगली ठकठका कर कहा। दरवाजा खुला है और चाबी इग्निशन में मौजूद है। तुम्हें कैसीनो के भीतर नहीं आना है। सर्दी से बचने के लिए भीतर बैठकर शीशे चढ़ा लो। अभी कुछ समय बाकी है। तुम्हें तसल्ली से कार के भीतर बैठे रहना है, बेशक कितनी भी देर हो जाए। और जब तुम्हें कार दौड़ाने के लिए कहा जाए तो तुमने इस तरफ कार को दौड़ा देना है। अनीता गोयल ने लंबी खाली गीली काली सड़क पर निगाह मारी। लेकिन कार दौड़ाकर मुझे क्या करना होगा? अनीता गोयल ने पूछा। यहाँ से, देवराज चौहान समझाने वाले अंदाज में बोला। निकलने के 5-10 मिनट के बाद ही तुम्हारे पीछे पुलिस की कारें लग जाएंगी और तुमने उन पुलिस कारों की पकड़ में नहीं आना है। पुलिस वालों को इधर उधर दौड़ाते रहना है। कितनी देर तक? अनीता गोयल ने सवाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। कम से कम 25-30 मिनट तक। अनीता गोयल ने तसल्ली भरी मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा देर मैं पुलिस वालों को नहीं घुमा पाऊंगी। आखिर वह पुलिस वाले होंगे, लेकिन बाद में मैं पुलिस वालों से क्या कहूँगी? अनीता गोयल ने देवराज चौहान को देखा। यह तुम जानो, लेकिन 2 बातों का खास ध्यान रखना है तुमने, कि ऐसा कुछ ना हो कि पुलिस वाले तुम्हें गिरफ्तार कर लें, और ना ही किसी कीमत पर हम लोगों का जिक्र आना चाहिए। कहते कहते देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। हम लोगों का जिक्र करने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान अवश्य हो सकता है। अनीता गोयल मुस्कुराई। चिंता मत करो, इतनी दूध की धुली नहीं हूँ कि कुछ भी ना समझो। तुम कार में बैठो, जब कार को दौड़ाना होगा मैं खुद ही तुम्हें आकर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात। क्या? देवराज चौहान ने उसे देखा। यह काम करने का मुझे कितना नामा मिलेगा? भवन सिंह ने नहीं बताया? उससे मेरी बात नहीं हो सकी। अगर, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका, तुमने अपना काम ठीक ढंग से किया तो कम से कम 2-4 लाख तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, जो कि इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। 2-4 लाख? अनीता गोयल का स्वर खुशी से कांप उठा। मैं चलता हूँ, तुम कार में बैठ जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान कैसीनो की इमारत के गेट की तरफ बढ़ गया। पीठ होने के कारण अनीता गोयल के चेहरे पर फैले भावों को न दिख सका। अनीता गोयल के चेहरे पर खतरनाक सर्द मुस्कान फैल गई थी। वैसी चमक लिए उसकी निगाहें देवराज चौहान की पीठ पर थी। भवन सिंह ने देवराज चौहान को कैसीनो से बाहर निकलते देखा तो समझ गया कि वह अनीता गोयल से बात करने जा रहा है। भवन सिंह फौरन बार काउंटर पर मौजूद खंडूरी के पास पहुंचा। योगेंद्र खंडूरी बेहद व्यस्त था, फिर भी वह भवन सिंह की तरफ सरक आया था। दोनों की आंखें टकराई। खंडूरी, भवन सिंह फुसफुसाया। मेरी बताई सब बात याद है ना? हाँ जिज्जे, फिक्र नहीं कर। पुंडीर और देवराज चौहान को ऐसी पटकी मिलेगी कि सब कुछ संभल कर करना, कहीं गड़बड़ मत कर देना। तुझे अपने शाले पर विश्वास नहीं जिज्जे? है, पूरा है। भवन सिंह बार में नजरें दौड़ाता हुआ बोला। देवराज चौहान कहाँ है? खंडूरी ने पूछा। बाहर, अनीता गोयल से मिलने गया है, आने ही वाला होगा।
तो हिम्मत मत हारना जिज्जे, सब कुछ तेरे पर ही है। अगर तू चूका तो सब कुछ गया बर्तन में, और मुझे बर्तन वाला मामला पसंद नहीं आता। खंडूरी की आवाज़ सख्त हो गई थी। चिंता मत कर, मैं चूकने वालों में से नहीं हूँ। तेरा क्या ख्याल है, देवराज चौहान सफल हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। भवन सिंह ने सीधे खंडूरी को देखा। अब ना हो तो कोई क्या कर सकता है। चिंता मत कर जिज्जे, सब ठीक होगा। ठहर जरा, तेरे को बड़ा वाला पैक बना कर देता हूँ, बाहर की विस्की का। इससे हिम्मत आएगी तेरे में, जैसे छोटे बच्चे में दूध से आती है। इसके साथ ही खंडूरी ने अपने जिज्जे की तरफ लंबा तगड़ा चौड़ा पैक बनाकर सरका दिया। भवन सिंह के पास इतना वक्त कहाँ था कि धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट मारकर पैक का मजा लेता। बिना पेमेंट का 2 नंबर वाला पैक था, इसलिए जल्दी खाली करके ही वहां से चले जाना ठीक था। भवन सिंह ने सारी विस्की गले में उड़ेली और वहां से हट गया। चंद कदम दाएं बाएं होते ही भवन सिंह ठिठका। उसकी आंखें सिकुड़ गई, होठ गोल से हो गए। भवन सिंह के देखते ही देखते अभी अभी बाहर से रंग बहादुर क्षेत्री ने भीतर प्रवेश किया था। क्षेत्री जंग बहादुर पुंडीर का सबसे खतरनाक आदमी। भवन सिंह के चेहरे पर क्षण भर के लिए हल्की सी घबराहट उभरी, परंतु गले के भीतर उड़ेली विस्की ने उसे भरपूर तसल्ली दी। आने वाली घबराहट तुरंत दूर हो गई। भवन सिंह ने क्षेत्री को देखते हुए सिगरेट सुलगाकर कस लिया। क्षेत्री की खोज भरी सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। 5 मिनट में ही बाहर की सर्दी ने होश उड़ा दिए थे। रिसेप्शन वाले हॉल में एक तरफ 2 फोन बूथ लगे थे। देवराज चौहान ने एक बूथ में प्रवेश करके जोगिंद्र थापा के घर का नंबर मिलाया और जगमोहन से बात की। वहां का सब मामला ठीक था। भीमो ने कोई गड़बड़ करने की चेष्टा नहीं की थी। यहाँ सब ठीक है। जगमोहन की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। तुम यहाँ कितने बजे पहुँचोगे? देवराज चौहान ने पूछा। 1 बजे तक आ जाऊंगा, याद है मुझे। कार कहाँ खड़ी है, याद है? सब कुछ याद है, कार का रंग, नंबर, हर चीज़। भीमो का क्या करोगे? उसे इस तरह बेहोश करना होगा कि 3-4 घंटे होश ना आ सके। जगमोहन का स्वर धीमा हो गया। लापरवाही ना हो। नहीं होगी। कार में डकैती की दौलत लाद कर उस जगह पर पहुंच जाना जो जगह। चिंता मत करो। देवराज चौहान ने लाइन काटी, फिर स्ट्रांग रूम के नंबर मिलाए। 4-5 बार घंटी बजने के बाद रिसीवर उठाया गया। हेलो। जोगिंद्र थापा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पहचाना मुझे? जोगिंद्र थापा की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। जो भी करना है, याद है ना तुम्हें? देवराज चौहान के होठों से कुर्राहट उभरी। हाँ, ये याद है। जोगिंद्र थापा का स्वर धीमा था। 12 बजे के आसपास मैनेजर गुरंग का एक चक्कर स्ट्रांग रूम में लगवाना है और उसके बाद सब ठीक रहेगा। कहने के साथ ही जोगिंद्र थापा ने रिसीवर रख दिया था। देवराज चौहान के होठों पर कहर से भरी मुस्कान उभरी और रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि देवराज चौहान का कंधा जोरों से किसी से टकराया। देवराज चौहान ठिठका, पलटकर देखा। जिससे कंधा टकराया था वह रंग बहादुर क्षेत्री था। दोनों की निगाहें मिली। क्षेत्री के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान तैर रही थी। एक पल के बाद ही देवराज चौहान जोरों से चौंका। उसकी आंखें सिकुड़ गई, मांसपेशियां तन सी गई। जंग बहादुर पुंडीर के खास आदमियों की तस्वीरें उसने देखी थी। एक तस्वीर इसकी भी थी। यह रंग बहादुर क्षेत्री था, पुंडीर का सबसे खूंखार खतरनाक हत्यारा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। हीरालाल सूर्यवंशी आज तो जैसे अपने सूर्यवंश की भांति चमक रहा था। डबल नहाया था। पहले घर में गरम गरम पानी से, फिर पार्लर जाकर स्टीम बाथ लिया था। खर्चा पहलवान का। शेव कराकर कांटों से भरी दाढ़ी को साफ कर दिया था। ऊपर से पहलवान की कृपा से रेडीमेड नया सूट, टाई, नए जूते। पहलवान ने उसकी हर इच्छा इस तरह पूरी की थी जैसे यह सब हीरालाल की आखिरी इच्छा हो और वह फांसी पर चढ़ने जा रहा हो। हीरालाल यही सोचता रहा कि डकैती में से हाथ मारकर अब तो सारी उम्र ही उसने ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े डालने हैं। पहलवान के साथ हीरालाल जब रॉयल कैसीनो पहुंचा तो रात के 11:30 बज रहे थे। वह सीधे बार रूम में पहुंचे। भीड़ जमकर थी। हीरालाल गर्दन कुछ ज्यादा ही अकड़ा कर
इधर उधर घुमा रहा था। उसे देवराज चौहान और भवन सिंह की तलाश थी, जो नजर नहीं आ रहे थे। हीरालाल, पहलवान ने हाथ से उसका कंधा थपथपाया। जा ऐश कर, पेट भर के पी, माल मेरा ते मौज तेरी, तू भी पी मैनू भी पिला, डोले। कहने के साथ ही पहलवान ने जेब से मुट्ठी भर नोट निकाले और हीरालाल की कोट की जेब में ठूंस दिए। हीरालाल दांत फाड़कर हंसा। पहलवान, मैं अभी लाया, बड़े वाला पैक, यहीं पर रहना। कहने के साथ ही हीरालाल बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। भीड़ इतनी थी कि कठिनता से वह रास्ता बनाकर काउंटर तक पहुंचा। जोगिंद्र खंडूरी और दूसरा बारमैन बेहद व्यस्त थे। खंडूरी, हीरालाल शोर में जोर से बोला। खंडूरी ने हीरालाल को देखा। अगले ही पल अचकचाकर उठा। तुम? खंडूरी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्या हाल है हीरालाल? कोट ठीक करता हुआ हंसा। जरा 2 बड़े वाले पैग बनाना। 2 बड़े वाले पैग? जोगिंद्र खंडूरी के चेहरे पर कहर के भाव उभरे। तू अंदर कैसे आ गया? दरवाजे से। दरबान ने 2 बार सलाम मारा था। हीरालाल हंसा। 2 बड़े वाले पैग। जोगिंद्र खंडूरी मुंह आगे करके बोला। शूट कहाँ से चोरी किया है? आज ही खरीदा है, रसीद अभी तक जेब में है, दिखाऊं? हीरालाल ने तीखे स्वर में कहा। खंडूरी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। कहाँ चोरी की? चोरी? मेरा मतलब कि नोट पैदा करने के लिए कहाँ हाथ मारा? समझाने पर भी तू नहीं समझेगा। छोड़ इस बात को। 2 बड़े पैक दे। साथ में और भी कोई है? हीरालाल ने आंखें सिकोड़कर उखड़े अंदाज में खंडूरी को घूरा। औरतों की तरह बातें क्यों पूछ रहा है? अपने काम से मतलब रख। खंडूरी के चेहरे पर क्रोध के भाव आए। पैसे हैं जेब में? बहुत हैं। लाभ मेरे को दे। तूने 450 रुपया 3 सालों से मेरे से ले रखा है। हीरालाल ने शान से जेब में हाथ डाला और पहलवान के दिए नोटों में से 500 रुपया काउंटर पर रखकर नोट उसकी तरफ सरकाए। यह ले, 50 ऊपर हैं। हीरालाल को घूरते हुए खंडूरी ने नोट उठाए और जेब में डाल लिए। तू जल्दी ही जेल जाएगा। छोड़ बेकार की बातों को। 2 बड़े पैक दे। 90 रुपये। हीरालाल ने 100 का नोट उसकी तरफ सरकाया और हंसकर बोला। बाकी के 10 तेरी टिप। तेरे को? जोगिंद्र खंडूरी ने शब्दों को चबाकर कहा। कल देखूंगा। देख लेना, तब भी यही सूट पहना होगा। अपना माल है, अपना खरीदा है। खंडूरी ने 2 बड़े पैग हीरालाल के हवाले करके उसे वहां से दफा किया। हीरालाल चौकस था। वह वहां पीने नहीं, कुछ और करने आया है। हीरालाल खुद पीने की अपेक्षा पहलवान को पिलाता रहा और अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाता रहा और खुद भी दौड़ता रहा। आखिरकार उसे देवराज चौहान रिसेप्शन के हिस्से में नजर आया, परंतु इसके साथ ही हीरालाल सतर्क हो गया। 2 कदम पीछे हट गया। देवराज चौहान के सामने पुंडीर का खतरनाक आदमी रंग बहादुर क्षेत्री था। हीरालाल क्षेत्री को चेहरे से बखूबी जानता था और उसकी दरिंदगी के बारे में भी। वह समझ नहीं पाया कि देवराज चौहान का क्षेत्री से क्या वास्ता, खास तौर से ऐसे मौके पर जब वह करोड़ों की डकैती करने जा रहा हो। हीरालाल की सोच और व्याकुलता भरी निगाह देवराज चौहान और क्षेत्री पर टिक गई थी। देवराज चौहान ने घड़ी पर निगाह मारी। 12 बजने जा रहे थे। क्षेत्री बहुत गलत मौके पर उसके सामने आया था। देवराज चौहान की निगाहें एक टक क्षेत्री पर टिकी रही। क्षेत्री हौले से हंसा और एक कदम उठाकर बिल्कुल करीब आ गया। हेलो, क्या हाल है देवराज चौहान? क्षेत्री के होठों पर बराबर मुस्कुराहट थी। हेलो। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। बहुत गलत मौके पर आए तुम। जानता हूँ। क्षेत्री ने सिर हिलाया। क्या? यही कि तुम्हारे हिसाब से गलत मौके पर आया हूँ और अपने हिसाब से ठीक मौके पर। क्षेत्री हंसा। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से उसे घूरा। क्षेत्री, इस वक्त मैं व्यस्त हूँ। बेहतर होगा कि हम कल सुबह बात करें। नहीं, बात अभी होगी। कोई भी मामला मैं कल पर छोड़ना पसंद नहीं करता। देवराज चौहान के जबाड़ों में कसाव आ गया। मैं पुंडीर से फोन पर बात करता हूँ, शायद वह। पुंडीर मेरा क्या लगता है? क्षेत्री कहर से भरी हंसी हंसा। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। जंग बहादुर पुंडीर से मेरा कोई वास्ता नहीं देवराज चौहान। पुंडीर को मैं पूरी तरह छोड़ चुका हूँ। वह हरामी भी अब मेरी जान का दुश्मन होगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारे मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता क्षेत्री। मैंने झूठ नहीं बोला, क्षेत्री ने सख्त स्वर में कहा। यह सच है कि पुंडीर को मैं छोड़ चुका हूँ। कई पलों तक दोनों के बीच मौत भरी चुप्पी व्याप्त रही। साबित करूं? एकाएक जंग बहादुर क्षेत्री गुर्राया। कैसे? वह देखो उधर। क्षेत्री ने दांत भींचकर हाथ से सीधा इशारा किया। वह ब्राउन सूट वाला उल्लू का पट्टा चवन्ने की दाढ़ी मूछ लगाकर आया है। वह हरामी मोहन मगर है जो तुम पर निगाह रखने के लिए खुद को छिपाए बैठा है। बोलो, गोली से उड़ा दूं उसे? देवराज चौहान ने ब्राउन सूट वाले को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह दाढ़ी मूछ वाला वास्तव में मोहन मगर था। मोहन मगर ने फौरन मुंह घुमा लिया था। उन्हें अपनी ओर देखते पाकर देवराज चौहान ने क्षेत्री को देखा जो गुस्से में था। वह मुझ पर नजर रख रहा है? हाँ, 2-4 और भी हैं, पुंडीर के हरामी, जो तुम पर निगाह रखे हुए हैं। क्यों? क्यों? क्षेत्री हंसा, फिर व्यंग से कह उठा। इसलिए कि जंग बहादुर पुंडीर को मालूम है कि तुम आज रॉयल कैसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती डालने जा रहे हो। यह लोग तुम्हें डकैती डालने से नहीं रोकेंगे। जरूरत पड़ी तो तुम्हारी सहायता भी कर देंगे और फिर तुम्हारी हत्या करके सारा माल ले जाकर पुंडीर के कदमों में डाल देंगे। देवराज चौहान के दांत भींच गए। आंखें अंगारों की तरह सुलग उठी। यह भी तो हो सकता है कि तुम इनके साथी हो। नहीं, मैं इनसे अलग हूँ, अकेला हूँ और इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरी पुंडीर से बिगड़ी ही इसी बात पर कि वह चाहता था कि तुम डकैती कर लो, तब तुमसे पैसा छीनकर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। जबकि मेरा कहना था दुश्मन दुश्मन है, उसे बिना कोई छूट दिए फौरन खत्म कर देना चाहिए। पुंडीर नहीं माना तो मैं उनसे अलग हो गया। देवराज चौहान की सख्त निगाह मोहन मगर की तरफ घूमी। मोहन मगर अपनी जगह पर नहीं था। जाहिर था कि उसने अपनी जगह बदल ली थी। रणवीर सिंह और रावत वगैरह भी यहीं पर हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। मोहन मगर की तरह उन्होंने अपने चेहरे बदल रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें देखकर वक्त से पहले सतर्क न हो जाओ। इधर तुमने डकैती डाली और उधर उनके चेहरे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पुंडीर को कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ डकैती करने वाला हूँ? मालूम हो गया। पुंडीर बच्चा नहीं है, हरामी इंसान की औलाद है वह। रंग बहादुर क्षेत्री को घूरते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। सब हालातों को सामने रखते हुए देवराज चौहान को लगने लगा था कि शायद वह डकैती ना कर पाए। उसका मामला जग जाहिर हो चुका था कि वह आज कैसीनो के स्ट्रांग रूम में डकैती डालने जा रहा है और पुंडीर के प्यादे बतौर शिकारी इस घाट में थे कि कब वह डकैती डाले और वह दौलत का शिकार करें। देवराज चौहान ने क्षेत्री की आंखों में देखा। रंग बहादुर क्षेत्री चेहरे पर सख्त भाव लाकर बोला। रंग बहादुर क्षेत्री के चेहरे पर सख्त भाव थे। तुम मेरे पास क्या करने आए हो? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं? एकाएक क्षेत्री मुस्कुराया। मैं तुम्हारे पास यहाँ के सारे हालात बताकर यह पूछने आया था कि तुम्हें मेरी सहायता की तो जरूरत नहीं। अगर तुम कहो तो मैं पुंडीर के सारे आदमियों को संभाल सकता हूँ। कम से कम इस हद तक तो संभाल सकता हूँ कि यह लोग डकैती के पहले और डकैती के बाद तुम्हारे किसी काम में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। तुम सारे काम आसानी से कर सकोगे। देवराज चौहान ने होठ भींच लिए। कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 12 बजने वाले थे। वक्त कम रह गया था। डकैती का समय नजदीक आता जा रहा था। सोच लो, क्षेत्री ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, यहीं पर हूँ। जब भी चाहो जवाब दे देना। मैं सुबह तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर सकता हूँ। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से क्षेत्री को देखा। क्षेत्री, तुमने बहुत ही नाजुक मौके पर मेरा गिरेबान थामा है। रंग बहादुर क्षेत्री हंसा। अगर मैं इस समय डकैती करने न जा रहा होता तो तसल्ली से तुम्हारी बात का जवाब देता। देवराज चौहान, रंग बहादुर क्षेत्री गंभीर स्वर में बोला। यह सच है कि मैंने ऐसे मौके पर तुम्हारे काम में टांग अड़ाई है कि तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि शोर शराबा ना हो और तुम आराम से डकैती कर लो। इसी कारण देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा, तुमने ठीक मौके पर टांग अड़ाई? हाँ, इसी कारण
मैं ऐसे मौके पर तुम्हारे पास आया कि तुम कोई गड़बड़ कर ही ना सको। क्षेत्री ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मेरा आना, तुमसे बात करना तुम्हारे लिए फायदेमंद ही है। पुंडीर के आदमी तुम्हारी घात में हैं और तुम्हें नहीं मालूम। अब तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं कि तुम पुंडीर के आदमियों को मार सको, लेकिन तुम्हारी यह सेवा दिल से मैं कर सकता हूँ। देवराज चौहान दांत भींचे क्षेत्री को घूरता रहा। अगर तुम कहो तो मैं पुंडीर के आदमियों को तुम्हारे पास नहीं फटकने दूंगा। सालों की खोपड़ी सीधी करके ऐसा भगाऊंगा कि पलटकर पीछे भी नहीं देखेंगे। ऐसा किया तो पुंडीर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। पुंडीर की तो माँ की। रंग बहादुर क्षेत्री ने कड़वे स्वर में कहा, साले की परवाह कौन करता है, उसकी तो जान निकलती है मेरा थोबड़ा देखकर। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर सपाट स्वर में कहा, मैं वास्तव में मजबूर हूँ कि मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ रही है। मैं जानता था तुम मानोगे। अगर तुम्हें डकैती करनी है तो मानोगे ही। क्षेत्री ने सिर हिलाया। और तुम जंग बहादुर पुंडीर के आदमियों को संभालने के लिए, इस सेवा के लिए क्या लोगे? देवराज चौहान ने तीखे कड़वे स्वर में क्षेत्री की आंखों में झांकते हुए कहा, यार गुस्सा क्यों करते हो, प्यार से बोलो ना। क्षेत्री मुस्कुराया। काठमांडू के खतरनाक वहशी हत्यारे के होठों पर ऐसी मधुर मीठी मुस्कान कभी कभार ही आती है। बात लेन देन की तो हिसाब से दे देना। किस हिसाब से? देवराज चौहान के दांत भिंचे हुए थे। इस काम में तुम्हारे और भी साथी होंगे। हाँ, जो उनको दे रहे हो वह मुझे दे देना, डकैती के माल में से। क्षेत्री ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान रंग बहादुर क्षेत्री को घूरता रहा। मैंने नाजायज बात तो नहीं कही। देवराज चौहान ने कश लेकर क्रूर स्वर में कहा, और अगर डकैती के दौरान पुंडीर के आदमियों ने कोई रगड़ा खड़ा किया तो मेरी मौजूदगी में यह कुत्ते कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर किया तो एक पैसे के भी तुम हकदार नहीं होंगे। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्षेत्री की आंखों में कहर के भाव उभरे। मंजूर है, लेकिन एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो। क्षेत्री के साथ किसी तरह की दगाबाजी करने की चेष्टा मत करना। मेरे साथ गड़बड़ करने से पहले सोच लेना कि मेरा पेशा ही हत्याएं करना है। धोखेबाजी से मुझे सख्त नफरत है। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। मैं तुम जैसा नहीं हूं कि मौके पर आकर मजबूर करके सामने वाले का गिरेबान पकड़ूं। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। क्षेत्री ने शांत स्वर में कहा। मैं चाहता था करोड़ों की डकैती में से मेरे को भी कुछ मिले, मैं हिस्सेदार बनूं, डकैती में शामिल हो जाऊं। लेकिन तुम किसी कीमत पर भी डकैती में मुझे अपने साथ नहीं लेते, इसलिए इस नाजुक मौके पर मुझे सामने आना पड़ा। देवराज चौहान रंग बहादुर क्षेत्री को घूरता रहा। तुम जाओ, क्षेत्री बोला, अपना काम करो, पुंडीर के आदमियों को भूल जाओ। अगर यह सब ड्रामा है, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा, तुम झूठी कहानी मुझे सुना रहे हो तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तब तुम्हारे जीने की गारंटी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ बहुत साफ मन से पेश आ रहा हूँ। रंग बहादुर क्षेत्री ने बेहद शांत स्वर में कहा। अगर यह बात सच है तो आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ शांति से निपट जाएगा। नहीं तो तुम जानते ही हो कि क्या हो सकता है। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। बहुत कुछ हो सकता है। क्षेत्री हंसा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान, वक्त कम है और मेरे ख्याल में अभी तुम्हें बहुत काम करने होंगे। बेहतर यही होगा कि मेरे पास रहकर वक्त बर्बाद मत करो, अपने कामों से निपटो। रंग बहादुर क्षेत्री ने शांत सरल स्वर में कहा। डकैती के सिलसिले में मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कोई काम नहीं है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। अच्छी बात है। रंग बहादुर क्षेत्री वहां से हटने लगा तो देवराज चौहान बोला, तुमने यह नहीं पूछा कि डकैती के बाद हमने कहाँ मिलना है? मालूम है मुझे। मालूम है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, पुंडीर का फटा हुआ दामन छोड़ने के बाद मैं बराबर तुम्हारी हरकतों पर नजर रख रहा हूँ। डकैती के बाद के लिए छिपने के लिए तुमने जो जगह पसंद की है वह बढ़िया जगह है, मुझे भी पसंद आई। क्षेत्री ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ से तुमने वहीं जाना है ना? कहीं और जाना हो तो बता दो। वहीं जाना है, देवराज चौहान ने होठ खींचकर कहा। तभी भवन सिंह पास आ पहुंचा। भवन सिंह का चेहरा अजीब सी भावों से घिरा पड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, रंग बहादुर क्षेत्री भवन सिंह का गाल थपथपाकर मुस्कुराकर कह उठा।
क्या हाल है बच्चे? अब तो तूने अपनी औकात से बाहर बड़े बड़े कामों में हाथ डालना शुरू कर दिया है। खैर, माना कि देवराज चौहान तेरे साथ है, वरना अब तक तेरे चीथड़े उड़ चुके होते। कहने के पश्चात हंसकर क्षेत्री ने देवराज चौहान को देखा। अपना ही बच्चा है, पुराना जानता है मुझे कि मैं क्षेत्री हूँ। इसे बता देना कि जितना हिस्सा इसका है डकैती की दौलत में, उतना ही मेरा है। कहने के साथ क्षेत्री उनके पास से हट गया। भवन सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी हुई थी। यह क्षेत्री खतरनाक हत्यारा तुमसे क्या बात कर रहा था? भवन सिंह ने पूछा। इस समय तो तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मैनेजर गुरंग क्या कर रहा है? वह अभी अपने ऑफिस में पहुंचा है, थका थका सा नजर आ रहा था। क्या पहना हुआ है उसने? ओवरकोट और कैप, फेल्ट कैप। वह उसने हाथ में पकड़ रखी थी। देवराज चौहान के जबाड़ों में कसाव आया। तुम गुरंग पर नजर रखे रहो कि क्या करता फिर रहा है। ठीक है, कहने के साथ ही भवन सिंह वहां से हट गया। तभी स्पीकर पर नया साल शुरू होने की घोषणा की गई। बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही नया साल आने की खुशी में शोर पैदा हो गया। एक दूसरे को बधाइयां और गले मिलने का सिलसिला ठहाकों के बीच शुरू हो गया। हर कोई खुश नजर आ रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। नरेंद्र गुरंग 10 मिनट पहले ही अपने ऑफिस में आकर बैठा था। पिछले 2.5 घंटों से घूम घूम कर उसकी टांगें थक गई थी। न्यू ईयर के कारण आज उसकी व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। गुरंग ने टेबल पर मौजूद बेल मारकर बाहर खड़े चपरासी को बुलाया और अपनी पसंदीदा विस्की का पैक लाने को कहा। इसी दौरान न्यू ईयर की घोषणा की गई। कैसीनो में उठने वाला खुशी से भरा शोर उसके कानों में पड़ने लगा। 2 पल के लिए तो गुरंग ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। वेटर विस्की का पैक लाया। गुरंग छोटे छोटे घूंट भरता हुआ थकावट दूर करने वाले अंदाज से वक्त बिताने लगा। न्यू ईयर की खुशी का शोर अभी भी उसके कानों में पड़ रहा था। नरेंद्र गुरंग ने अभी आधा पैक ही पिया होगा कि उसकी निगाह एक तरफ रखी जैकेट पर पड़ी, जो उसकी बीवी ने नए साल की खुशी में उसे प्रेजेंट दी थी। गुरंग को शरीर पर पड़े ओवरकोट का ध्यान आया। उसने हाथ से ओवरकोट को थपथपाया। ओवरकोट वास्तव में गर्म था। कड़कड़ाती सर्दी में भी उसे सर्दी का एहसास नहीं हुआ था। गुरंग ने मन ही मन जोगिंद्र की पसंद की दाद दी। साथ ही उसे ख्याल आया कि जोगिंद्र थापा को विश करने के लिए स्ट्रांग रूम में जाना है। वैसे भी 11 बजे तक वह स्ट्रांग रूम का एक चक्कर अवश्य लगाता था, परंतु आज व्यस्त होने की वजह से स्ट्रांग रूम का राउंड नहीं लगा सका था। स्ट्रांग रूम में तो आज करोड़ों रुपया भरा पड़ा होगा। गुरंग ने एक ही सांस में पैक समाप्त किया और उठ खड़ा हुआ। टेबल पर पड़ी फेल्ट कैप उठाकर हाथ में ले ली। कैप को सिर पर डालना जाने क्यों उसे बोझ सा लग रहा था। शायद इसलिए कि कैप डालने की उसे आदत नहीं थी। गुरंग कैप को हाथ में लिए फिर रहा था। गुरंग ऑफिस में मौजूद उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे की सीढ़ियां पहली मंजिल तक जाती थी। गुरंग स्ट्रांग रूम का राउंड लगाने और वायदे के मुताबिक जोगिंद्र को नए साल की मुबारकबाद देने जा रहा था। तभी प्रवेश करने वाला दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। नरेंद्र गुरंग ठिठका, पलटकर देवराज चौहान को देखा। नया साल मुबारक हो मिस्टर गुरंग, कहते हुए देवराज चौहान मुस्कुराकर आगे बढ़ा और गर्मजोशी के साथ गुरंग से लगभग जबरदस्ती ही हाथ मिलाया। आपको भी मुबारक हो। गुरंग जैसे जबरन ही मुस्कुराया। बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप। मैं आपके कैसीनो का रेगुलर कस्टमर हूँ। यह इत्तेफाक ही है कि पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। मुस्कुराते हुए देवराज चौहान जल्दी से बोला। नए साल की बधाई सबको दे रहा था, सोचा गुरंग साहब को भी दे दूं। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। वाह, उसे देखते ही देवराज चौहान बोला। क्या बढ़िया कोट है, बेहद खूबसूरत लग रहा है आप पर। ऐसा कोट तो मैं भी लेने की सोच रहा था। कहाँ से लिया आपने? गुरंग खुशी से चहक उठा। मुझे किसी ने प्रेजेंट दिया है। गुड। देवराज चौहान ने गुरंग के हाथ से फेल्ट कैप ली और उसे गुरंग के सिर पर डाला और गुरंग से कह उठा, मिस्टर गुरंग, इस ओवरकोट के साथ ये फेल्ट कैप पहनिए, मैच बहुत अच्छा है। ऐसे ओवरकोट के साथ फेल्ट कैप बहुत अच्छा लगता है। बाय मिस्टर गुरंग, फिर मिलेंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान मुस्कुराकर पलटा और बाहर निकलता चला गया। भवन सिंह ने बताया था
कि गुरंग फेल्ट कैप को हाथ में लिए घूम रहा है, जबकि गुरंग का फेल्ट कैप डालना जरूरी था, वरना डकैती की प्लानिंग गड़बड़ा सकती थी। यहाँ आकर गुरंग को न्यू ईयर की बधाई देने का मतलब था कि वह कैप पहने रखे। देवराज चौहान के जाने के बाद गुरंग अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर उसने सिर पर पड़ी कैप को हाथ लगाया। जोगिंद्र भी कह रहा था कि ओवरकोट के साथ फेल्ट कैप अच्छी लगती है, और अभी अभी यह आने वाला भी यही कहकर गया है। गुरंग को पूरा विश्वास हो गया कि ओवरकोट के साथ यह कैप भी अच्छी लगती है। गुरंग ने दोनों हाथों से कैप को ठीक किया, माथे की तरफ थोड़ा सा झुकाया और स्ट्रांग रूम जाने के लिए दरवाजा खोलकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। माथे पर आगे को झुकी कैप उसे दिक्कत दे रही थी, परंतु चूंकि अच्छी लगती है इसलिए उसने कैप को सिर पर ही रहने देने का पक्का इरादा कर लिया था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, स्ट्रांग रूम में मौजूद जोगिंद्र थापा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हालांकि थापा के चेहरे के भाव सामान्य थे, वह हर काम सामान्य भाव से कर रहा था, परंतु दिली हालत उसकी क्या थी यह तो जोगिंद्र थापा खुद ही जानता था। रह रहकर उसकी निगाहें वॉल क्लॉक की तरफ उठ रही थी। 12 बजे जा रहे थे। घड़ी की सुई रह रहकर जैसे उसकी व्याकुलता आगे बढ़ा रही थी। घड़ी जैसा ही हाल था थापा का। 12 बज गए। न्यू ईयर का शोर उसके कानों में पड़ा। उसने बहादुर लाल और राम सिंह को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने भी जोगिंद्र थापा को दी। जोगिंद्र थापा का दिल धड़क रहा था। वह नरेंद्र गुरंग को पक्का करके आया था कि 12 बजे नए साल की मुबारकबाद देने उसके पास अवश्य आए, और तब वह ओवरकोट में हो और फेल्ट कैप सिर के आगे को झुकी हो। यह दोनों बातें देवराज चौहान ने पक्के तौर पर उसे करने को कही थी, और उसने हाँ कही थी कि ऐसा ही होगा। अगर गुरंग ना आया तो, या फिर ओवरकोट कैप उतार कर आया तो। जोगिंद्र थापा का गला सूखने लगा। इससे गड़बड़ हो सकती है। देवराज चौहान का प्लान फेल हो सकता है। वह डकैती नहीं कर सकेगा, और ऐसा होने पर देवराज चौहान के क्रोध का शिकार वह और उसकी बहन भीमो हो सकते हैं। भीमो तो वैसे भी अभी देवराज चौहान के आदमी के कब्जे में थी। जगमोहन नाम था उसका। वह भी कम खतरनाक नहीं था। जोगिंद्र थापा जाने क्या क्या सोचे जा रहा था। दिल जोरों से धड़के जा रहा था। बुरे बुरे ख्याल मन में आने के कारण उसे लगता जैसे चेहरे पर पसीना तैर रहा हो, परंतु जब मुंह को हाथ लगाता तो चेहरा सूखा हुआ खुश्क ही लगता। सब कुछ समझकर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रांग रूम 15 फीट चौड़ा, 15 फीट लंबा कमरा था। दीवारों के साथ साथ लकड़ी के रैक इस प्रकार के लगा रखे थे कि ढेरों नोटों की गड्डियों को आसानी से वहां रखा जा सके, और इस वक्त स्ट्रांग रूम का नज़ारा देखने लायक था। लकड़ी के रैकों पर नोटों की गड्डियां इस प्रकार करीने से लगा रखी थी कि नज़ारा देखते ही बनता था। एक एक फीट के फासले पर लकड़ी के फट्टों को सेट कर रखा था, और लकड़ी की फट्टियों के बीच 1 फीट की जगह पूरी की पूरी नोटों की गड्डियों से भरी पड़ी थी। हर तरफ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां थी। नोटों में विदेशी करेंसी ज़्यादा थी। चौथी तरफ प्लेन दीवार के पास 4 बड़े बड़े पेटी के साइज के लोहे के काले रंग के संदूक रखे थे, जिनका साइज 6 बाई 6 फीट था, और वह नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरे पड़े थे। थोड़े बहुत खाली थे, वह जल्दी ही भर जाने थे। शीशे की केबिन नुमा लिफ्ट में ज़्यादातर गड्डियां बनी आती, रबर बैंड चढ़ा होता। अगर खुले नोट होते तो उन्हें कैशियर बहादुर लाल फौरन गड्डी में तब्दील कर देता। सारे काम बेहद रफ्तार के साथ हो रहे थे। जोगिंद्र थापा बहादुर लाल से नोटों की गड्डियां लेकर हिसाब से कि कौन सी गड्डी कहाँ लगानी है लगा रहा था, और रह रहकर उसकी निगाहें टीवी स्क्रीन की तरफ उठ रही थी, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर का दृश्य नजर आ रहा था। हथियार थामे गनमैन सतर्क नजर आ रहे थे। जोगिंद्र थापा को नरेंद्र गुरंग के आने का इंतजार था, जो कि टीवी स्क्रीन में अभी तक नजर नहीं आया था। जोगिंद्र का गला सूख रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वक्त रहते गुरंग ना आया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रांग रूम का चीफ राम सिंह रूम के बीचों बीच मौजूद टेबल के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठा था। वह तो हद से ज़्यादा व्यस्त था। आने जाने वाले नोटों का हिसाब रखना उसकी जिम्मेवारी थी। कहीं जरा सी भी हिसाब में गड़बड़ हो गई तो फिर हिसाब संभालना कठिन हो जाएगा, बहुत सिर खपाना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रांग रूम में खामोशी व्याप्त थी। कदमों की आहट या नोटों की फड़फड़ाहट नहीं, तो हर उस सामान की आहट उठ रही थी
जो काम से वास्ता रखता था। एकाएक जोगिंद्र थापा का दिल उछला और फिर जोरों से धड़कने लगा। टीवी स्क्रीन पर ओवरकोट पहने, सिर पर फेल्ट कैप डाले मैनेजर नरेंद्र गुरंग नजर आ रहा था। उसने दोनों हाथ ओवरकोट में डाल रखे थे। कैप माथे पर इस तरह झुकी हुई थी कि गुरंग का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। वह शाहाना चाल से गनमैनों के बीच में से गुजरता हुआ गैलरी में आगे बढ़ता हुआ स्ट्रांग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा आ रहा था। गनमैन और भी सतर्क हो गए थे। ना तो किसी ने गुरंग को सलाम करने की चेष्टा की थी और ना ही गुरंग ने किसी गनमैन की तरफ तवज्जो दी थी। जोगिंद्र थापा ने चैन की सांस ली। सब ठीक रहा था। ओवरकोट फेल्ट कैप पहने गुरंग ने स्ट्रांग रूम का फेरा लगा लिया था। वह बच गया था। उसकी बहन भीमो बच गई थी। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। उसका काम तो अभी शुरू हुआ था। बहुत कुछ करना था उसे, नहीं तो देवराज चौहान ने उसका बुरा हाल कर देना था। नरेंद्र गुरंग स्ट्रांग रूम के दरवाजे के काफी करीब आ पहुंचा था। जोगिंद्र थापा ने राम सिंह और बहादुर लाल पर निगाह मारी। वह दोनों अपने काम में व्यस्त थे, बेहद व्यस्त। जोगिंद्र थापा जल्दी से बोला, मैनेजर साहब आए थे। राम सिंह और बहादुर लाल की निगाहें फौरन टीवी स्क्रीन की तरफ उठी। उन्होंने मात्र एक क्षण के लिए टीवी स्क्रीन पर ओवरकोट फेल्ट कैप पहने गुरंग को देखा। उसका चेहरा भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। तभी जोगिंद्र थापा फौरन आगे बढ़ा और एक तरफ लगा बटन दबा दिया। अगले ही पल स्ट्रांग रूम का मजबूत दरवाजा एक तरफ सरकता चला गया। मैनेजर गुरंग ने भीतर प्रवेश किया। राम सिंह और बहादुर लाल उसे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि अभी गुरंग का चेहरा वे स्पष्ट नहीं देख पाए थे। उसी समय जोगिंद्र थापा ने दूसरा बटन दबाया। दरवाजा पहले की तरह बंद होता चला गया। तभी गुरंग ने नाटकीय अंदाज में सिर पर पड़ी कैप को उतारा और थापा से बोला, नया साल मुबारक हो जोगिंद्र, और राम सिंह बहादुर लाल को भी। राम सिंह और बहादुर लाल हंसे। वाह सर, आज तो आपने हमें भी चक्कर में डाल दिया था। राम सिंह हंसकर बोला, हम तो आपको पहचान भी नहीं सके। वैसे इस ओवरकोट और फेल्ट कैप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, गुरंग ने मुस्कुराकर जोगिंद्र को देखा। और लोग भी मुझे यही बात कह रहे थे। आज रात मैं इसी ड्रेस में रहूंगा, ओवरकोट और कैप पहन कर ही रहूंगा। अच्छा लगता है। खैर, तुम लोग बताओ, सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। काम में व्यस्त राम सिंह मुस्कुराकर बोला। गुड, गुरंग ने घड़ी देखते हुए कहा। कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। श्योर सर, बहादुर लाल बोला। आज तो काफ़ी काम होगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही होगी। कहकर गुरंग हंसा। आप ठीक कह रहे हैं सर, जोगिंद्र थापा ने कहा। सुबह तक तो ऐसा ही चलेगा। कैसीनो की कमाई भी तो होगी, मालिक खुश होंगे। जीत का 10% कैसीनो लेता है। ओके, अब मैं चलता हूँ। कहकर मैनेजर गुरंग ने कैप को पुनः सिर पर रखा, आगे की तरफ झुकाया। जल्द ही फुर्सत मिलते ही मैं चक्कर लगाऊंगा। मैं खुद भी बहुत व्यस्त हूँ, मिनट भर की फुर्सत नहीं। जोगिंद्र, दरवाज़ा खोलो, नीचे का भी देखना है मुझे। श्योर सर, जोगिंद्र थापा कहकर फौरन पलटा और आगे बढ़कर बटन दबा दिया। मैनेजर नरेंद्र गुरंग तीनों को देखकर विदा भरे अंदाज में मुस्कुराया। चलता हूँ, फुर्सत मिलने पर दोबारा आऊँगा। कहने के साथ ही गुरंग पलटा और खुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। जोगिंद्र थापा ने पुनः दूसरा बटन दबाया। दरवाजा बंद होता चला गया। जोगिंद्र थापा ने चैन की सांस ली कि सब कुछ ठीक ठाक निपट गया है। तीनों पुनः अपने काम में व्यस्त हो गए। जोगिंद्र थापा का दिल अब आने वाले वक्त के बारे में सोचकर धड़कने लगा था। उसने राम सिंह और बहादुर लाल को देखा और सोचा कि उन्हें क्या पता कि जल्द ही डकैती होने वाली है। स्ट्रांग रूम में मौजूद एक एक पैसा बहुत जल्दी साफ होने वाला है। देवराज चौहान उस वक्त बार में था जब उसका कंधा थपथपाया गया। देवराज चौहान फौरन पलटा। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा उसके बेहद करीब खड़ा था, पूरी वर्दी में। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मैं थापा, इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा। देवराज चौहान ने तुरंत खुद को संभाला और सामान्य स्वर में बोला, मैं तो सोच रहा था तुम न्यू ईयर मना रहे होंगे या फिर सो रहे होंगे। नींद तो हमें भी आती है देवराज चौहान। इंस्पेक्टर थापा ने देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन तुम जैसे महारथी हमें सोने कहाँ देते हैं? क्यों? मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया कि नींद मत लो। मना तो नहीं किया, लेकिन नींद आती नहीं। इंस्पेक्टर थापा ने उसके कंधे से हाथ हटाया।
तुम जैसा डकैतियों का जादूगर यहाँ घूम रहा है और कैसीनो के स्ट्रांग रूम में करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है। कभी कभी तो डर लगता है कि तुम उन करोड़ों पर हाथ साफ न कर जाओ। अब इन सब बातों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी में शामिल है। खैर, एंजॉय करो, मजे लो। कैसीनो में कोई गेम क्यों नहीं खेल रहे? मैं छोटे छोटे खेल नहीं खेलता थापा। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा। वहाँ बड़े खेल भी हो रहे हैं। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा मुस्कुराया। मेरे लिए वह सब छोटे खेल ही हैं। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कहीं तुम बड़ा खेल खेलने की तैयारी में तो नहीं हो? कौन सा बड़ा खेल? स्ट्रांग रूम वाला। अब तक उसमें करोड़ों की दौलत भर चुकी होगी, उस पर हाथ मारने जा रहे हो? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। थापा उसे देखता रहा। तुम पुलिस वालों के दिमाग आधे खराब होते हैं। हर समय खून खराबा, कत्ल डकैती के बारे में ही सोचते रहोगे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यहाँ मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, सिर्फ घूम फिर रहा हूँ। अच्छी बात है। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा मुस्कुराया और वहां से हट गया। देवराज चौहान मनी मन खींच उठा। ज्यों ज्यों डकैती का समय नजदीक आता जा रहा था, मुसीबतें खड़ी होती जा रही थी। पहले रंग बहादुर क्षेत्रीय ने बीच में आकर दखल दिया और मालूम हुआ कि पुंडीर के आदमी भी उस पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि वह डकैती करने जा रहा है। और अब यह थापा, इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा की सोचें भी उसके बारे में सही नहीं थी। देवराज चौहान को लगा कि अगर इसी प्रकार की गड़बड़ी जारी रही तो शायद वह सफलतापूर्वक डकैती न कर पाए। वह खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। देवराज चौहान ने घड़ी देखी। 1 के ऊपर का वक्त हो रहा था। उसके हरकत में आने का समय नजदीक आता जा रहा था। हीरालाल सूर्यवंशी ने सारा मामला फिट कर रखा था। पहलवान हीरालाल को कैसीनो के बार में लाया था कि उसे पेट भरकर पिलाएगा और खुद 2 पैग से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उल्टा हुआ। हीरालाल ने खुद तो अभी तक 1 ही पैग लिया था और पहलवान को 4 बड़े पैग पिला चुका था। पहलवान पूरी तरह मस्ती में आ चुका था और 5वां पैग मांग रहा था। हीरालाल एक पल के लिए भी देवराज चौहान को निगाहों से ओझल न होने दे रहा था। अब तो उसे भवन सिंह भी नजर आ गया था। दोनों में से एक हीरालाल की निगाहों में अवश्य रहता। वह तो इस इंतजार में था कि डकैती कब होती है और वह कैसे अपने 2, 4, 5 लाख बना पाता है। 4 बड़े पैग मारने के बाद जब पहलवान ने 5वां पैग मांगना शुरू किया तो हीरालाल को लगा कि कहीं पहलवान टुन होकर उसके लिए दिक्कत न खड़ी कर दे। उसने 5वां छोटा पैग पहलवान के हाथ में थमाया और कहीं से कैसीनो में प्रवेश करने का पास हासिल करके पास पहलवान को थमाकर उसे कैसीनो में छोड़ आया। नशे की तरंग में पहलवान मशीनों पर जुआ खेलने में व्यस्त हो गया और हीरालाल बाहर आकर देवराज चौहान और भवन सिंह पर सावधानी से निगाह रखने लगा। देवराज चौहान ने एक चक्कर कैसीनो के पिछवाड़े का लगाया। कैसीनो के पीछे काफी खुली गली थी और वहां भी कारों को फंसा कर पार्क किया गया था। देवराज चौहान एक कार के समीप पहुंचा, भीतर झांका। स्टीयरिंग सीट पर जगमोहन मौजूद था। देवराज चौहान को देखकर वह मुस्कुराया। कब आए? 15 मिनट हो गए, जगमोहन ने जवाब दिया। भीमो, उसे इस तरह बेहोश करके आया हूँ कि 4 बजे से पहले उसे होश नहीं आएगा। ठीक है, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ। हो सकता है काम के दौरान गड़बड़ हो जाए, पासा पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो तुम यहाँ से चले जाना, रुकना नहीं। मतलब कि कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ, पुंडीर को मालूम है कि हम डकैती करने जा रहे हैं। उसके आदमी घात में है। पुंडीर का खास हत्यारा क्षेत्रीय पुंडीर से अलग हो चुका है। यह क्षेत्रीय ने ठीक ही कहा है। वह डकैती का हिस्सेदार बन चुका है, बशर्ते कि पुंडीर के आदमियों को हमसे दूर रखता है। इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा भी कैसीनो में है, मुझसे मिल चुका है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मुझे जाने क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ अवश्य होगा। जगमोहन के होठ भींच गए, चेहरे पर सख्ती नाच उठी। मैं भीतर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ पलटा और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर पहुंचकर देवराज चौहान ने चंद कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि ठिठक गया। होठ भिंचते गए। सामने से गिरिराज आ रहा था। गिरिराज ने उसे देख लिया था
और चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ा चला रहा था। नमस्कार भाई साहब। करीब आकर गिरिराज हाथ जोड़ते हुए मीठे प्यार भरे स्वर में कह उठा, पहचाना मुझे? मैं हूँ गिरिराज, गैराज वाला। आप आए थे ना मेरे पास भवन सिंह के साथ मेरे गैराज पर। जब आप अपनी कार गैराज पर छोड़कर मेरे से चोरी वाली कार लेकर मकवानपुर गए थे और वहां पर पेट्रोल पंप लूटते समय 2 पुलिस वालों को भी बेहोश किया था। अखबार में छपा था यह सब। खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को। ऐसी बातें तो मैं याद नहीं रखता, अक्सर भूल जाता हूँ। गिरिराज की तरफ से नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब। कहने के साथ ही गिरिराज ने हाथ बढ़ाकर जबरदस्ती ही देवराज चौहान का हाथ थामा और हिलाते हुए बोला, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, गुलाम हर वक्त हाजिर है। आप जैसे लोगों के काम आकर मुझे बहुत खुशी होती है। गिरिराज बहुत ही गलत वक्त पर सामने आया था। देवराज चौहान की आंखों में जहान भर की कठोरता सिमट आई थी। नए साल की आपको भी बहुत बधाई हो। हाथ छुड़ाते हुए देवराज चौहान तीखे स्वर में कह उठा, भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि नए साल में आपकी किस्मत चमके और आप करोड़ों के मालिक बने। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो उठा। गिरिराज ने अपने ढंग से इशारा दे दिया था कि जैसे वह सब जानता है कि वह क्या करने जा रहा है। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि गिरिराज को यह सब कैसे पता चला। करोड़ों के क्यों? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा, अरबों के क्यों नहीं? भाई साहब, अरबों का आप क्या करेंगे? ज्यादा हो जाएंगे, करोड़ों ही ठीक है। गिरिराज ने मुस्कुराकर मीठे शहद से भरे स्वर में अपनत्व से कहा। देवराज चौहान ने कहर भरी निगाहों से गिरिराज को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके बगल से निकलकर आगे बढ़ता चला गया। गिरिराज के चेहरे पर छाए मीठे भाव फौरन गायब हो गए। बदले में आंखों में शैतानी भाव उभरे और होठ सिकोड़कर वह देवराज चौहान को जाते देखता रहा। 5 मिनट लगाकर देवराज चौहान ने भवन सिंह को तलाश किया। गुरंग कहाँ है? देवराज चौहान ने धीमे स्वर में पूछा। मैं उस पर ही नजर रख रहा हूँ, वह बिना रुके बराबर कैसीनो के राउंड ले रहा है। भवन सिंह का स्वर भी धीमा था। अपने काम के प्रति वह जरा भी लापरवाह नहीं है। मैंने पूछा है कहाँ है? रिसेप्शन हॉल में है इस वक्त। मैं गुरंग के ऑफिस में जा रहा हूँ, उसे लेकर वहां पहुंचो। देवराज चौहान ने कहा। उसे लेकर? मैं गुरंग को उसके ऑफिस में कैसे लेकर आ? मामूली सा काम है, जल्दी करो, हमारे काम करने का वक्त आ गया है। कहने के साथ ही देवराज चौहान बढ़ गया। देवराज चौहान इस बारे में पूरी तरह सतर्क था कि अब उसकी हरकतों को कोई न देखे, उसे नरेंद्र गुरंग के ऑफिस में प्रवेश करते हुए कोई न देखे। किसी ने देखा हो या न देखा हो, हीरालाल सूर्यवंशी ने उसे गुरंग के ऑफिस में प्रवेश करते अवश्य देखा। मैनेजर नरेंद्र गुरंग ने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। 2 कदम आगे बढ़ाते ही ठिठक गया। निगाहें टेबल पर पड़े फोन पर जा टिकी। उसे बताया गया था कि घर से उसकी पत्नी का फोन आया था। सुनकर वह ऑफिस में दौड़ा चला आया था, परंतु फोन को ठीक तरह से पड़ा देखकर ठिठक गया था। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, भवन सिंह ने दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश किया। गुरंग जल्दी से पलटा और अजीब सी निगाहों से भवन सिंह को देखा। तुमने मुझे बताया था कि घर से फोन है? हाँ, लेकिन फोन तो, रिसीवर तो ठीक तरह से रखा हुआ है। वह तो मुझे भी नजर आ रहा है। भवन सिंह के होठों पर कहर भरी मुस्कान आ गई। मैनेजर नरेंद्र गुरंग कुछ कहने जा रहा था कि ठिठक गया। उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ चुकी थी, जो एक तरफ दीवार से टेक लगाए आराम से खड़ा था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? एकाएक गुरंग अचकचाकर बोला, फिर चौंका। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे ऑफिस में आकर नए साल की बधाई दी थी। देवराज चौहान शांत निगाहों से गुरंग को देखता रहा। तभी भवन सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और गुरंग की तरफ बढ़ा। नरेंद्र गुरंग की आंखें भय से फैल गई। भवन सिंह एकाएक दरिंदा सा लगने लगा था। यह क्या कर रहे हो? गुरंग के होठों पर कटा फटा सा स्वर निकला। तुम तो खंडूरी के जीजे हो। शट अप, मैं किसी का जीजा वीजा नहीं हूँ। जुबान बंद, फालतू बकवास नहीं। भवन सिंह दांत भींचकर गुर्राकर कह उठा, जो मैं कहूँ उसे फौरन करते जाना, वरना। गुरंग की तो जान सूख रही थी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दी। अपना कोट और कैप उतारो, जल्दी। नरेंद्र गुरंग ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और जल्दी से कैप उतारी।
भवन सिंह ने कैप थामी। गुरंग ने कोट उतारा तो देवराज चौहान ने आगे बढ़कर कोट थाम लिया। तो तुम? गुरंग सूखे स्वर में बोला। तुम लोग क्या करना चाहते हो? भवन सिंह के चेहरे पर जहरीले भाव नाच उठे। हमारा इरादा स्ट्रांग रूम खाली करने का है। नरेंद्र गुरंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा? स्ट्रांग रूम? गुरंग का मस्तिष्क जैसे हवा में उड़ गया हो। हाँ, करोड़ों रुपया है वहां पर। भवन सिंह पूर्वता अंदाज में कहते हुए हंसा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नरेंद्र गुरंग ने खुद को संभालने की चेष्टा की, परंतु उसके होश उड़े पड़े थे। स्ट्रांग रूम के पास तो मक्खी भी नहीं फटक सकती। मरोगे तुम लोग। और तुम तो योगेंद्र खंडूरी के जीजे हो। होश की दवा करो। क्यों मरने की तैयारी कर रहे हो? जवाब में भवन सिंह दांत फाड़कर खतरनाक हंसी हंसा। नरेंद्र गुरंग उसका रंग रूप देखकर सहम सा गया। तब तक देवराज चौहान ओवरकोट और कैप पहन चुका था। कैप को उसने गुरंग की तरह माथे पर झुका दी थी, इस तरह कि एकाएक कोई उसका चेहरा स्पष्ट न देख सके। भवन सिंह देवराज चौहान को देखकर हौले से हंसा। बढ़िया, सब ठीक है। भवन सिंह ने अपनी हंसी रोकी। गुरंग की तो जैसे सांस रुकी हुई थी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर एक तरफ रखी गुरंग की जैकेट उठाकर उसे देखा, फिर उसे गुरंग की तरफ उछाल दिया। पहन लो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। भवन सिंह ने हंसकर जैकेट गुरंग के कंधे पर लटका दी। नरेंद्र गुरंग का चेहरा फक पड़ गया था। खौफ भरी निगाहों से वह देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अभी तक वह कुछ नहीं समझा था, सामान्य हालत में नहीं आया था। तुम मरोगे, गुरंग भय से भरे स्वर में बोला। अभी भी वक्त है, अपना इरादा छोड़ दो। स्ट्रांग रूम कोई नहीं लूट सकता। ऊपर गन मैन तुम जैसों को ही उड़ाने के लिए गनों को थामे खड़े हैं। भवन सिंह ने अपना हाथ गुरंग के सिर पर मारा। इस घबराहट भरे वक्त में वह हाथ गुरंग को हथौड़े की भांति महसूस हुआ। थोबड़ा बंद रख और जैकेट पहन लो। नया साल शुरू हो चुका है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। भवन सिंह की आवाज में दरिंदगी कूट कूट कर भरी पड़ी थी। भवन सिंह की आवाज में धमकी के भाव महसूस करके गुरंग ने होठ खींच लिए। 2 पलों के लिए वहां मौत का सन्नाटा छाया रहा। थैली? देवराज चौहान बोला। भवन सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया। गुरंग की टेबल के नीचे है, 3 घंटे पहले ही यहाँ रख गया था। भवन सिंह विशैली हंसी हंसा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और टेबल के नीचे रखा काले रंग का तह किया कपड़ा उठाकर अपने ओवरकोट में इस तरह ठूस दिया कि वह गिरे नहीं। मैं जा रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। नहीं होगी। गड़बड़ होने से पहले ही मुझे मामला संभालना आता है। भवन सिंह ने रिवॉल्वर की नाल गुरंग के गाल पर लगाई तो गुरंग की रही सही सांस भी जैसे दूषित हो गई। देवराज चौहान पलटा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। यह देखकर मैनेजर नरेंद्र गुरंग का चेहरा आतंक से भर उठा। रुक जाओ, पागल मत बनो। तुम 1 पैसा भी हथिया नहीं सकोगे, मारे जाओगे। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर भवन सिंह को घूरा। भवन सिंह का चेहरा कहर भरे भावों से भर उठा। उसने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, गुरंग अब तू नहीं बोलेगा, थोपड़ा बंद रख। गुरंग कांप कर रह गया। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। सामने सीढ़ियां थी। देवराज चौहान सीढ़ियों पर चढ़ा और पलटकर दरवाजे के दोनों पल्ले बंद कर लिए। अब वहां पर गुरंग और भवन सिंह रह गए थे। सुन बे, भवन सिंह गुर्राया, एक तो तू मुंह से कोई आवाज नहीं निकालेगा, दूसरे किसी के फोन आने पर इस तरह बात करेगा कि तेरी बीवी तेरी गोद में हो और तू खुश है। तीसरे अगर दरवाजा थपथपाया गया तो आने वाले को कहेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम कर रहे हो, वह बाद में आए। चौथे तुम कोई शरारत नहीं करना, आराम से मेरी बात मानते रहना। गुरंग कुछ नहीं बोला, समझे? भवन सिंह गुर्राया। चारों बातें ध्यान से सुनो। सुनी। सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए गुरंग कह उठा, चल अपनी कुर्सी पर जम जा, मैं तेरे सामने बैठूंगा, देखता हूँ तू कैसे गड़बड़ करता है। ज्यों-ज्यों घड़ी की सुइयां आगे सरकती जा रही थी, त्यों-त्यों जोगिंद्र थापा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। 2 बजने वाले थे और देवराज चौहान ने उसे यही कहा था कि डकैती 2 बजे के करीब ही होगी। जोगिंद्र थापा रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था, परंतु उसने अपने चेहरे पर गड़बड़ वाला कोई भाव नहीं आने दिया था। देखने में वह बेहद सामान्य अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। राम सिंह भी अपने काम में व्यस्त था। बहादुर लाल को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। स्ट्रांग रूम का बुरा हाल था।
हर तरफ ठसाठस भरी नोटों की गड्डियां ही नजर आ रही थी। पेटियों के साइज के भी बड़े बड़े ट्रक नोटों की गड्डियों से पूरे भर चुके थे। अधिकतर विदेशी करेंसी थी। वह सब जानते थे कि 3 बजे के बाद खेलने वाले उठना शुरू कर देंगे, टोकन काउंटर पर वापस देकर कैश हासिल करेंगे। ऐसे में वह यहाँ मौजूद नोटों को नीचे भेजने का काम शुरू हो जाएगा। सुबह के 8 बजे से पहले किसी को भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। काम करते करते जोगिंद्र थापा ने मुस्कुराकर सामान्य स्वर में कहा, राम सिंह, नोटों की गड्डियां उठाने और रखने में पिछले कई घंटों से मेरी टांगें थक गई हैं। जोगिंद्र थापा का ओहदा राम सिंह से बड़ा था। राम सिंह स्ट्रांग रूम का चीफ था, लेकिन बाद में सारा हिसाब मैनेजर गुरंग या फिर असिस्टेंट मैनेजर जोगिंद्र थापा को ही देता था। जोगिंद्र थापा की बात पर राम सिंह मुस्कुराया। आप ठीक कह रहे हैं जोगिंद्र साहब, बैठे बैठे मेरी पीठ भी अकड़ गई है। जोगिंद्र थापा जानबूझकर हौले से हंसा। तो क्यों ना हम अपना काम बदल लें, तुम मेरा काम संभाल लो। चल फिरकर तुम्हारी पीठ सीधी हो जाएगी और तुम्हारी कुर्सी पर बैठकर मेरी टांगों को आराम मिल जाएगा। राम सिंह ने मुस्कुराकर तुरंत सिर हिलाया। यह आपने अच्छी बात कही, हम दोनों की तबीयत सुधर जाएगी। दोनों ने अपनी ड्यूटी बदल ली। राम सिंह ने जोगिंद्र थापा वाला काम संभाल लिया और जोगिंद्र थापा ने राम सिंह वाला काम। यह अदला बदली जोगिंद्र ने जानबूझकर की थी, अपनी समझ के मुताबिक की थी, ताकि अब स्ट्रांग रूम का दरवाजा वह न खोले, कोई दूसरा यानी राम सिंह ही खोले और आने वाले वक्त में कोई भी बात उस पर नहीं आए। जोगिंद्र थापा अपने काम में व्यस्त हो गया। राम सिंह भी काम में लग गया। जोगिंद्र का मन काम में जरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानता था आने वाला समय कितना खतरनाक है। रह रहकर उसकी निगाहें घड़ी की तरफ उठ रही थी। बार बार वह बेचैनी से पहलू बदल रहा था। तब 2:10 हुए थे जब राम सिंह की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैनेजर साहब आ रहे हैं। जोगिंद्र थापा का दिल जोरों से उछला और गले में फंस गया। निगाहें टीवी स्क्रीन की तरफ उठ गई। गनमैनों के बीच में से आराम से गुजरता हुआ वह आ रहा था। शरीर पर वही ओवरकोट और सिर पर माथे पर झुकी हुई फेल्ट कैप। चेहरा स्पष्ट नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहादुर लाल की नजरें भी टीवी स्क्रीन की तरफ उठ गई थी। गुरंग साहब की समझ को जाने क्या हो गया है। राम सिंह मुंह बनाकर बोला, ओवरकोट पहनना तो समझ में आता है, लेकिन सिर पर कैप डालना, वह भी इस तरह कि आधा चेहरा छिप जाए, यह शौक मेरी समझ से बाहर है। मैंने कई हिंदुस्तानी फिल्में देखी हैं, उसमें विलन ऐसी ड्रेस पहनते हैं। बहादुर लाल हंसा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरंग साहब से स्पष्ट कहना पड़ेगा कि वह जब भी स्ट्रांग रूम में आए कैप उतार कर आए। ऐसी ड्रेस पहनकर आधे से ज्यादा चेहरा छिपाकर कोई भी आ सकता है, हमें धोखा दे सकता है और हम उसे मैनेजर नरेंद्र गुरंग समझकर स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोल सकते हैं। राम सिंह की बात सुनकर जोगिंद्र थापा को अपनी सांस रुकती सी महसूस हुई। यह तो वही जानता था कि आने वाला इस बार गुरंग नहीं, गुरंग की ड्रेस में देवराज चौहान है। उसने चोर निगाहों से राम सिंह को देखा, जिसकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। क्यों जोगिंद्र साहब? राम सिंह बोला, मैंने गलत तो नहीं कहा? जोगिंद्र थापा ने तुरंत अपने विचारों पर काबू पाया और मुस्कुराकर बोला, मैं खुद यही बात तुमसे कहने वाला था राम सिंह। इस तरह तो चेहरा छिपाकर कोई भी आ सकता है और हम उसे मैनेजर गुरंग समझकर भीतर आने के लिए दरवाजा खोल देंगे। क्या पता यह आने वाला मैनेजर गुरंग ना हो, इसका चेहरा तो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। कहते हुए जोगिंद्र थापा का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। इसलिए हमें गुरंग साहब से पक्के तौर पर कहना पड़ेगा कि दोबारा जब भी स्ट्रांग रूम में आए तो कैप को उतारकर हाथ में ले लें, ताकि हम उनका चेहरा स्पष्ट देख सके। राम सिंह ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। तभी बहादुर लाल बोला, दरवाजा खोलिए, मैनेजर साहब आ गए। राम सिंह और जोगिंद्र थापा ने टीवी स्क्रीन पर देखा। ठीक दरवाजे के समीप उनके ख्याल से मैनेजर गुरंग आ खड़ा हुआ था। जोगिंद्र थापा ने मन ही मन चैन की सांस ली। जो जैसे वह चाहता था वैसे ही हो रहा था। वह इस बार दरवाजा खोलने के मामले में फ्रेम में नहीं आना चाहता था। उसकी कोशिश कामयाब रही थी, क्योंकि सबसे पहले राम सिंह ने टीवी स्क्रीन पर उसे आते देखा था और फिर बहादुर लाल ने ही कहा कि मैनेजर गुरंग दरवाजे पर आ गए हैं, दरवाजा खोला जाए। जोगिंद्र थापा दरवाजा खोलने के मामले में फ्रेम से पूरी तरह बाहर था। राम सिंह ने आगे बढ़कर बटन दबाया। दरवाजा सरक कर धीरे धीरे एक तरफ हटता चला गया। देवराज चौहान ने 2 कदम उठाए और भीतर आ गया। राम सिंह ने पुनः बटन दबाया तो दरवाजा बंद होता चला गया।
जोगिंद्र थापा की तो जैसे सांसें रुकी थी। वह सब उसे मैनेजर गुरंग समझ रहे थे, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह गुरंग नहीं, देवराज चौहान है। तभी जोगिंद्र ने अपनी हालत पर काबू पाया और अपनी पोजीशन और भी साफ करने के लिए मुस्कुराकर कह उठा, आइए गुरंग साहब, नीचे का क्या हाल है? कैसीनो की भीड़ तो अभी कम नहीं हुई होगी। तभी देवराज चौहान ने दो काम एक साथ किए। एक हाथ से जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया और दूसरे हाथ से कैप उतारकर ओवरकोट की जेब में डाल ली। मैनेजर गुरंग के बदले कोई और चेहरा देखकर राम सिंह और बहादुर लाल चिमुक पड़े। फटी फटी हैरानी भरी आंखों से वह देवराज चौहान को देखने लगे। गहरा सन्नाटा सा छा गया वहां पर। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती से भरे क्रूरता के भाव फैले हुए थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।